सामान्य विज्ञान के लिए बायोलॉजी की इस अद्भुत श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कोशिका सेल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हमने इस वीडियो को तैयार करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसे उपयोगी पाएंगे। आज हम लोग बायो का क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दें कि अगर आप सही ढंग से पूरी तरह पढ़ लेंगे तो आप ये 100% तय मानिए कि आपको किसी भी परीक्षा में पीपीएससी सहित आपका संभवतः एक भी क्वेश्चन बायो से नहीं छूटेगा। अब अपवाद तो अलग चीज है, अदरवाइज आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो अब बायो में क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल। अब सेल क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इतना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव, वो सभी छोटे छोटे असंख्य सेल से बना है। कोई भी लिविंग होगा तो उसमें कम से कम एक सेल होगा। तो इसलिए हम लोग पहले सेल से शुरू करते हैं। पहले आपको बता दें कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई। और ये चूंकि बहुत पहले खोज की गई तो इसमें जो इनके द्वारा माइक्रोस्कोप यूज किया गया तो वो बड़ा प्रिमिटिव रहा होगा। तो इनके द्वारा कॉर्क के स्लाइस को देखा गया अपने माइक्रोस्कोप में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। अब इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा तो ये चूंकि आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो उसमें इसी तरह का रहता है, तो इसलिए इसको कहा गया हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। और ये चूंकि इनक्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया सेल। अब सेल की विशेषता क्या है? इसका कोई डिफिनिट शेप और साइज नहीं होता है, यानी इसकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होती है। इसकी आकृति या आकार इस बात पर निर्भर करता है कि इसको क्या फंक्शन या कार्य करना है। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे नर्व सेल है, तो नर्व सेल ऑब्वियस है लंबा होगा। क्यों? क्योंकि उसको आपके पैर से आपके ब्रेन तक पहुंचाना है मैसेज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर नहीं, शेप और साइज अलग अलग होता है, क्योंकि उसको अलग अलग काम करना होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई सेल है जो कि उसको एब्जॉर्प्शन करना है, अवशोषण करना है, तो उसका शेप अलग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि शेप का आकार और आकृति अलग अलग होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटा सेल क्या है। तो सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा सेल है स्मॉलेस्ट सेल। ये हो गया स्मॉलेस्ट सेल, ये हो गया माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल हुआ, मतलब सबसे लंबी कोशिका, ये हुआ नर्व सेल। हिंदी में इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका।
और लार्जेस्ट सेल मतलब सबसे बड़ी कोशिका, ये है ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये आपको बताया कि सेल छोटा, बड़ा, लंबा कौन सा है। अब क्या है ना कि सेल के बारे में एक थ्योरी दिया गया, दो साइंटिस्ट थे, स्लेडन और स्वान। इन दोनों के द्वारा सेल के बारे में एक थ्योरी दी गई। ये थ्योरी कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका किसी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे आप समझ लीजिए कि ये जो बिल्डिंग है ये छोटे छोटे ईंट से बना है, तो उसी तरह किसी भी लिविंग की संरचना हुई है सेल से, इसलिए इसको कहा गया स्ट्रक्चरल यूनिट यानी संरचनात्मक इकाई। और सारा फंक्शन जो हमारे शरीर में होता है, मतलब सारा कार्य जो होता है वो होता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर। जैसे अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, सेल में होगा, एक्सक्रेशन होगा, सेल में होगा, और उसी तरह कुछ रिलीज होगा हार्मोन का, तो ये सेल में होगा। तो सारा काम चूंकि सेल में होता है, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल में होता है, श्वसन कहाँ होगा, कोशिका में होगा। तो इसलिए क्योंकि सारा कार्य सेल में होना है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज बता दें आपको कि कहा गया कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इनसाइड द सेल, यानी सभी उपापचय संबंधी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, तो दो प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में बदलना और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलना, यानी सिंपल टू कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स टू सिंपल। तो ये सारा मिला करके कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। तो ये सारा काम होता है सेल में होता है, ठीक है। दूसरी चीज बता दें कि इनके द्वारा एक तीसरी बात कही गई कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सभी कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। तो आपको शायद पता होगा कि कोशिका से ही सब कुछ बनती है, ज्यादातर कोशिकाएं बनती है कोशिका से। मोस्ट ऑफ द सेल जो है वो पहले से कोई एक सिंगल सेल होगा और उसी से धीरे धीरे पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब क्या है ना कि जैसे कोशिका की एक बात और आपको बता दें कि ये जैसे हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, 37 ट्रिलियंस ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है। उसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ जीव हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उनके पास एक ही कोशिका होती है। और कुछ जीव है जिसके पास कुछ कोशिकाएं होती है, जैसे 100,000 इस तरह का। तो 100,000 वाला जो है जीव वो जैसे देखिए वॉलबॉक्स
ठीक है, या स्पायरोजेरा, स्पायरोजेरा, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो आपको बताए, इसमें किसी में 100, किसी में 100 मतलब हंड्रेड्स में, किसी में 1000 के आसपास कोशिकाएं होती हैं। और कोशिका जितनी छोटी होगी वो उतना इफेक्टिव होगा, यानी सेल जितना छोटा होगा वो उतना प्रभावशाली होगा, क्योंकि सेल की विशेषता क्या है कि इसमें सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल वॉल्यूम रेशियो काफी हाई होता है, मतलब काफी ज्यादा होता है। इससे फायदा ये होता है कि इसको जितना भी कार्य करना है, जैसे एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन या और किसी चीज का सिक्रेशन रिलीज करना, तो ये सारा चीज, और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, तो ये सारा काम या आसानी से या रिपेयर करना हो सेल को, तो उसके लिए भी ये छोटा होना जरूरी होता है। मतलब छोटा होने से आसानी होती है। अब क्या है ना कि सेल जो है वो उसका बताया कि आपको कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं है, तो आपको जो बुक में जिस तरह का डायग्राम होता है उस तरह का डायग्राम नहीं बताएंगे, आपको इस तरह से बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये समझ लीजिए एक इरेगुलर शेप का एक सेल है, ठीक है। तो इसका जो आउटर बाउंड्री है, ये जो आउटर बाउंड्री है मतलब इसका जो बाहरी जो घेरा है, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिंदी में हम लोग कहेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब क्या है कि धरती पर जितनी भी वस्तुएं किसी न किसी चीज से बनी होती है, तो ये भी किसी चीज से बनी होगी। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड यानी फैट, वसा और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये जो है ये सेमी परमिएबल है, यानी अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य समझे, मतलब क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये कुछ चीजों को अंदर आने देता है, उसी तरह कुछ चीजों को ही अंदर से बाहर जाने देता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल या सेमी परमिएबल। हिंदी में इसको कहते हैं अर्धपारगम्य, ठीक है। अब क्या होता है ना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही ये होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल, यहां लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाहर जो बाउंड्री है मतलब प्लांट सेल का जो बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, यानी हिंदी में इसको कहेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये सेलुलोज से बना होता है। कोशिका भित्ति क्या चीज से बना होता है?
सेल्यूलोज। ठीक है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसी से ये बना हुआ है। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये है फुल्ली परमिएबल, यानी सब चीज को अंदर जाने देगा और सब चीज को, ऐसे मान ली कि सब चीज गया और सब चीज को बाहर जाने देगा। ऐसा इसलिए है कि तब ना ये सेलेक्ट करेगा कि किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर जाने देना है। तो सेल, ये जो है कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ये फुल्ली परमिएबल है। ठीक, फुल्ली परमिएबल, या इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण पारगम, पूर्ण पारगम। ठीक है, आपको एक बात और बता दें कि जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग है, ये सजीव नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जैसे आपको बता दें कि जो कॉटन होता है और जूट होता है और जो नारियल का रेशा जो आप देखते होंगे, तो वो सारा चीज क्या है, वो डेड सेल का वो सेल वॉल है। इसको आप लिख लीजिए कि कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर, कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर is basically cell wall of dead cell। हिंदी में लिखिए कपास, जूट और नारियल का जो ऊपर वाला रेशा होता है वो क्या होता है, वो है कोशिका भित्ति, डेड सेल का। अब इसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो सभी कहलाते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहलाते हैं, साइटोप्लाज्म। इसको आप हिंदी में ही लिख लीजिए, देवनागरी में, क्योंकि इन सब की हिंदी हम नहीं बता पाएंगे या होती भी नहीं होगी शायद। साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के किसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सारा चीज साइटोप्लाज्म है। मतलब जितने भी पदार्थ हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो या ना हो, ठीक है, इसके अंदर जो भी है वो सब साइटोप्लाज्म है। अब इसमें आमतौर पर कोशिकाओं में मिडिल में या सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक को छोड़कर जितने भी इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं वे सभी कहलाते हैं साइटोप्लाज्म, और इंक्लूडिंग केंद्रक या न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक सहित इसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं सभी कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाते हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या है ना कि इसमें जो मेन जो ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसका फंक्शन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखें माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि ये, पहली बात आप ये समझें कि ये एनिमल सेल में ज्यादा होता है
और प्लांट सेल में कम होता है। कुछ चीज में ये नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया में ये नहीं होता है। उसी तरह से ये आरबीसी या रेड ब्लड सेल में ये नहीं होता है। लाल रक्त कण इसको कहते हैं हिंदी में, आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली क्या है कि ये इसी के अंदर, इसी के द्वारा बेसिकली हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस इसलिए लेते हैं कि हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है, और एनर्जी कहीं भी ऊर्जा बनने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, फ्यूल की आवश्यकता होती है। जैसे आप अभी आए होंगे, कुछ बच्चे आए हैं, आप लोग, आप क्या चीज से आए? अच्छा, तो कुछ स्कूटी से आए, कुछ मोटरसाइकिल से आए, तो उसमें जो है पेट्रोल लगता है। आप अभी घर में जाके खाना खाएंगे या खाना पकाएंगे तो उसमें भी ईंधन की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह हमारे शरीर में फ्यूल जलता है तो बनेगा भोजन या एनर्जी। फ्यूल जलने से बनेगा एनर्जी, क्योंकि बिना फ्यूल के एनर्जी बन नहीं सकता है। तो हमारे शरीर का फ्यूल है ग्लूकोज, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर के लिए फ्यूल का काम कौन करता है? ईंधन का काम ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जलना होगा तभी ऊर्जा बनेगा, और जलता है ये ऑक्सीजन में। ठीक है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन में ये बर्न होता है, और इस तरह का रिएक्शन होता है। ठीक है। और तब ये ऊर्जा बना। यही है ऊर्जा जिससे अभी हम बोल रहे हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा सर, क्या है? अच्छा ठीक। तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो ऊर्जा बना, ये कहाँ बना? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि इसको ये परीक्षा में आता है कि किसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब दूसरी चीज जो हम लोग जानेंगे वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो ये जो है कोशिका के अंदर, पूरे कोशिका के अंदर, सेल के अंदर फैला होता है। एक नेटवर्क है इसका इस तरह से। ठीक है। और ये जो है न्यूक्लियस से इस तरह से जुड़ा रहता है, एक पाइप की तरह है जो पूरे सेल के अंदर है। और इसका मुख्य फंक्शन है कि एक तरह से ये रोड है, इसी रोड से सब चीज सब जगह जाता है। और खास करके जो न्यूक्लियस या जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, केंद्रक के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है वो इससे चला जाएगा बाहर, और केंद्रक को जो पदार्थ चाहिए वो इसके अंदर, इसके द्वारा ही पहुंचता है केंद्रक तक। तो आप समझ गए इसका क्या काम है कि न्यूक्लियस तक
सभी पदार्थ को पहुंचाने का एक पाथवे है, और केंद्रक से जो उत्सर्जित पदार्थ है वो इससे इसी पाथवे से, इसी रोड से निकलेगा। ठीक है। अब क्या है ना, ये दो तरह का होता है। इसके ऊपर इस तरह का छोटा छोटा सेल, छोटा छोटा जो है स्मॉल ऑर्गेनल्स है। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम होगा तो वो रफ होगा, और जिसके ऊपर ये नहीं है वो स्मूथ होगा। इसका फंक्शन हम लोग बाद में जानेंगे। अभी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझे कि ये केंद्रक से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर करता है और केंद्रक के लिए आवश्यक पदार्थ को वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है, पाथवे है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है ना कि ये कलर के आधार पर इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, पहला ये क्या है, कलरलेस है, मतलब रंगहीन है। कलरलेस है यानी रंगहीन है, और इसका कार्य है कि यह स्टोरेज करता है, यानी संग्रह करता है। क्या चीज का संग्रह करता है? तो ये बेसिकली स्टार्च का संग्रह करता है। जैसे पोटैटो के सेल में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसमें स्टार्च होता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट जो है ये नॉन ग्रीन है, नॉन ग्रीन, लेकिन ये भी रंगीन है। ठीक है। इसमें क्या है ना कि जैसे रेड, ऑरेंज और येलो जो फूलों का कलर है, फूलों का रंग, और बहुत सारा फल जैसे कि कैरट, और इस तरह का जो कलर होता है येलो कलर, जैसे जेंथोफिल इस तरह का इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, फूलों का कलर और कुछ फल के कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब तीसरा चीज जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये होता है ग्रीन, और क्लोरोप्लास्ट इसका कलर है ग्रीन। इसका मुख्य रूप से है फूड मैन्युफैक्चर करना काम, भोजन ये बनाता है। कैसे बनाता है? तो इसके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यानी वर्णक। ठीक है। ये वर्णक होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के में एक एलिमेंट पाया जाता है मैग्नीशियम। एक तत्व है मैग्नीशियम जो सूर्य के प्रकाश को, यानी सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करता है, और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा
भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो उसमें क्लोरोफिल की भूमिका होती है और उसमें भी मैग्नीशियम, क्योंकि जो कुछ भी भोजन बनाना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी मिलता है सोलर एनर्जी से, उसको ट्रैप करता है मैग्नीशियम। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या है ना कि और भी पिगमेंट होता है, जैसे ऑरेंज और येलो, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा ग्रीन वाला या क्लोरोफिल ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए इसका पता नहीं चलता है और ये पौधों के अलग अलग भाग को कलर देता है इस तरह का। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट की एक और विशेषता है, वो विशेषता ये है कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट कॉमन पिगमेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो बता रहे हैं। ठीक है, कॉमन पिगमेंट, ठीक है, जैसे कैरोटीन। इसी के कारण कैरोट का यानी गाजर का रंग होता है। उसके बाद लाइकोपीन, इसी के कारण टमाटर का रंग होता है। उसके बाद जिंथोफिल, ठीक है, इसी के कारण बताया अभी आपको, फूलों का पीला या लाल ये सब कलर जिंथोफिल के कारण होता है। एक और चीज है एंथोसायनिन, ठीक है, एंथोसायनिन। अब ये क्या है ना, ये कलर्ड है, लेकिन ये क्रोमोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। इसका क्रोमोप्लास्ट से कोई संबंध नहीं है। फिर से बता रहे हैं, एंथोसायनिन जो है क्रोमोप्लास्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। ये प्लांट के सेल सैप में होता है और ये प्लांट के अलग अलग भागों को ब्लू या पर्पल आदि कलर देता है। आपको बता दें कि जो बीट होता है, बीट चुकंदर, उसका जो कलर है वो एंथोसायनिन के कारण ही होता है। ठीक है, अब आप जानिए गोल्जी बॉडी। इसको हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली डिलीवरी बॉय है सेल का। क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ये हार्मोन और एंजाइम वगैरह का सिक्रेशन करता है और इसको जहां जहां इसकी आवश्यकता होती है वहां तक ये पहुंचाता है। तो ये डिलीवरी बॉय हुआ। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, जो प्लांट में होता है उसको एक अलग नाम दिया गया है। ठीक है, उसको कहते हैं डैक्टियोजोम
जो गोल्जी कम्प्लेक्स प्लांट का होता है उसको हम लोग कहते हैं डायक्टियोजोम। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का काम बेसिकली ये सेल के विभिन्न भागों तक इन सब चीजों को और कई चीजों को पहुंचाता है, और इन सब चीजों को बनने में ये मदद करता है। क्या क्या देख लीजिए, केराटीन। अभी केराटीन क्या है? तो एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, क्या चीज है? एक तरह का प्रोटीन है। इसी से हमारा नाखून, नेल, नाखून, बाल और जो जानवरों में जो सींग होता है, और हूफ मतलब खूर, ये सब केराटिन से बना होता है। हमारा बाल, नाखून, मवेशियों का सींग और खूर, ठीक है, ये क्या चीज बना होता है? केराटिन से। तो केराटिन को बनाने में ये मदद करता है। लैक्टोप्रोटीन, इसको भी बनाने में ये मदद करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली को बनाने में मदद करता है। ठीक है, लैक्टोप्रोटीन क्या हुआ? जो दूध में प्रोटीन होता है उसको कहते हैं लैक्टोप्रोटीन, और ये लाइसोसोम को भी बनाने में मदद करता है, बनने में मदद करता है। ठीक है, ये सब काम गोल्जी बॉडी का है। अब जानेंगे हम लोग वैक्यूल। इसको हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, रिक्तिका। ठीक है, अब ये क्या है? सेल के अंदर जो खाली स्पेस होता है, उसको कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, अब ये जो है, आप याद रखेंगे इसको कि ये नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग है। जो चीज आपको बताया जा रहा है नॉन लिविंग, उसको ध्यान रखना है। जैसे आपको बताया कि जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है कि जैसे ये प्लांट सेल में बड़ा बड़ा होता है, बड़ा स्पेस होता है, एनिमल सेल में कम स्पेस होता है। ठीक है, एनिमल सेल में जो स्पेस होता है, मतलब वैक्यूल होता है, उसमें वाटर आमतौर पर रहता है। और प्लांट सेल में उसमें जो पदार्थ भरा होता है उसको कहते हैं हम लोग सेल सैप। ठीक है, तो वैक्यूल की विशेषता आप समझ गए कि प्लांट सेल में बड़ा बड़ा होगा और इसकी संख्या कम होगी। ठीक है, और एनिमल सेल में ये छोटा होगा, संख्या ज्यादा होगी। ठीक, अब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लाइसोसोम। ये क्या है कि ये जो है एंजाइम का सिक्रेशन करता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, अब ये हाइड्रोलेज जो है, ये कोई भी पैथोजेन, मतलब जो बीमारी पैदा करने वाला कुछ होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सेल के अंदर गया तो उसको या तो डिजॉल्व कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी तरह हमारा सेल मरता रहता है, तो जो वॉर्न आउट सेल हो गया, मतलब जो जीर्ण कोशिका हो गई,
उसको या तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा, डिजॉल्व कर देगा, जो भी समझे। तो अब इसमें क्या होता है कि अपने ही सेल को चूंकि डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सुसाइड बैग। हिंदी में इसको कहेंगे आत्महत्या की थैली। और ये चूंकि पुराने सेल को, बूढ़े सेल को साफ कर दिया, मान ली वो तो बेकार हो गया ना, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं स्कैवेंजर भी, स्कैवेंजर यानी सफाई कर्मी। इसको एक और चीज कहते हैं डेमोलिशन स्क्वाड, डेमोलिशन स्क्वाड। हिंदी में इसको आप लिख लें तोड़ फोड़ करने वाला कुछ दस्ता, विध्वंसक दस्ता। तो ये आपको बताया गया लाइसोसोम का क्या फंक्शन है। अब क्या है ये न्यूक्लियस, ठीक है, हिंदी में केंद्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे शरीर, पूरे सेल का ये कंट्रोल है, यहीं से सारा चीज कंट्रोल होता है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ये हो गया न्यूक्लियस। एक चीज और आपको बता दें कि बहुत सारा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इसके अंदर सेंटर में ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक। कुछ सेल ऐसा है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब ये जो आउटर लेयर इसका, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। तो ये वाला चीज बहुत सारे सेल में, बहुत सारी कोशिकाओं में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सेंटर में ही उसमें न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड, 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 ठीक है। ये होता है, यानी बिना सेल, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है, मतलब जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है, वो वाला चीज इसके सेंटर में होता है विदाउट सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसा जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऐसा जो सेल होता है जिसमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। क्या बताया आपको कि सामान्य रूप से सभी सेल में होता है सेल के सेंटर में न्यूक्लियस जो घिरा रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। लेकिन कुछ सेल है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, हालांकि उसमें जेनेटिक मटेरियल तो रहता है। तो उस तरह के सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें पूरी तरह से न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आगे आपको बैक्टीरिया, ये कैसा हुआ, ये हुआ प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। और बैक्टीरिया में कई तरह का साइनोबैक्टीरियम वगैरह वगैरह, और यूकैरियोटिक में हम लोग भी आ गए, अमीबा हो गया या और कोई भी चीज, तो उसको। अब देखिए न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका जो आउटर लेयर है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, ठीक है।
तो केंद्रक झिल्ली जो है ये भी किसी चीज से बना होगा, तो ये बना होता है लिपिड यानी फैट और प्रोटीन से। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी पदार्थ है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसकी हिंदी हम नहीं बता पाएंगे बच्चे, आप लिख लीजिए इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है कि डार्क ग्रे फाइबर की तरह का ऑर्गेनल्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब रेशेदार गहरे रंग का रेशेदार पदार्थ होता है। ठीक है, हेलो, एक मिनट, हम जरा क्लास में है, करते हैं तुरंत। क्लासरूम में है। हाँ हाँ, तुरंत कर रहे हैं। क्या बताए इसमें ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें ग्रे फाइबरस मटेरियल मतलब रेशेदार पदार्थ होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। ये क्रोमेटिन फाइबर ये बना होता है दो चीज से, डीएनए और हिस्टोन। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म जान रहे हैं आप लोग, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या हुआ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका फंक्शन बताएंगे बाद में जब हम आपको पढ़ाएंगे डीएनए और क्रोमोसोम वगैरह वगैरह। अभी आप ये समझिए कि डीएनए और हिस्टोन से बना होता है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, ये रेशा की तरह है। ये बाद में क्या होता है कि ये एक तरह से समझ लीजिए कि मिल के कंडेंस होकर के, मतलब मिल के ये बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो है इसी में रहता है हमारा जीन, हेरिडिटरी मटेरियल। यही हमारे एंसेस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम तक पहुंचाता है, मतलब हमारे पूर्वज या हमारे पिछले पीढ़ी से और उसके पिछले पीढ़ी से हमारे हम तक पहुंचाता है उनका गुण। ठीक है, तो अब क्या है ना, ये जीन ये सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि इस तरह से होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस जो है इसमें आमतौर पर ये प्रोड्यूस करता है आरएनए। आरएनए ये हुआ राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ठीक है, और किसी किसी न्यूक्लियस में या सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस हो सकता है। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, मतलब प्रोटीन बनाना। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो ये आरएनए का काम हो गया प्रोटीन बनाने का।
और इसका बहुत सारा काम है जो हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है, ये प्रोड्यूस करता है और आरएनए को ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो ये हमको लगता है कि इसके अब क्या है ना, न्यूक्लियस के बाहर केवल एनिमल सेल में इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको सेंट्रोसोम। ये केवल एनिमल सेल में होता है, इसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। इसको याद रखना है कि ये केवल और केवल किसमें होता है, एनिमल सेल में। ये जो दो दिखा है इसमें दो होता है, ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये सेंट्रियोल है। ठीक है, और ये घिरा रहता है इस तरह से, इसको कहते हैं हम लोग एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। और सेल डिवीजन के दौरान ये सेंट्रियोल से ही निकलता है स्पिंडल फाइबर, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। तो ये हम आपको कोशिकाओं के बारे में पूरी जानकारी दिए। इसमें एक चीज और खाली याद रखें कि जो यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की जीव होते हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह का फिलामेंट की तरह की संरचना है। इसको कहते हैं हम लोग सीलिया और फ्लैजिला। एक कोश की जीवों में ही केवल होता है ये, सेल मेम्ब्रेन के बाहर मतलब कोशिका झिल्ली के बाहर होगा क्या, सीलिया और फ्लैजिला। ये एक कोश की जीवों को एब्जॉर्प्शन और लोकोमोशन में मदद करता है, मतलब परिचालन और अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, तो ये आपको पूरी जानकारी दी गई कोशिका के बारे में। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बता दे रहे हैं आपको ताकि अगर आप चाहें तो घर से पढ़ के आ सकते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज इतना ही, जय हिंद।